गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पोवर्टी के लेक्चर 2 को कंप्लीट करेंगे। हमने पोवर्टी के लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने उसके मीनिंग्स, उसके नॉर्म्स और उसके कुछ फीचर्स के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उससे उसे देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग कुछ कॉजेज और कुछ मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे गरीबी को मिटाने के लिए या गरीबी को सुधारने। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पोवर्टी के बारे में। देयर आर थ्री कॉजेज ऑफ पोवर्टी इन इंडिया, यानी भारत में पोवर्टी के तीन कॉजेज है। सबसे पहला इकोनॉमिक कॉजेज, दूसरा सोशल कॉजेज एंड तीसरा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है, और इंडस्ट्री जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है। जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत कम रेट से हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंटरप्रेनर्स की भी कमी है, और जो पॉपुलेशन है वो रैपिड इंक्रीज कर रहा है, और जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। अनएम्प्लॉयमेंट और सेमी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है हमारे यहाँ। अब हम देखेंगे सोशल कॉजेज के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहला, पीपल आर सो मच बाउंडेड बाय कास्टिज्म, रिलीजन एंड ओल्ड ट्रेडिशनल कस्टम, यानी जो लोग हैं जातिवाद, धर्म और जितने भी पुराने रीति रिवाज है उनसे बंधे हुए हैं। दूसरा, लैक ऑफ मोबिलिटी अमंग पीपल, यानी लोगों के बीच में जो गतिशीलता है उसकी कमी है। तीसरा है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ऑफ पीपल, लोगों के बीच में असाक्षरता भी बहुत ज्यादा है। चौथा है चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह। पांचवा है लैक ऑफ हाइजीन, स्वच्छता की कमी। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा लो है, एक तरह से कह सकते हैं बहुत खराब भी है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहला, इंडिया हैज बीन इन हैंड्स ऑफ फॉरेन रूलर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू विच आवर कंट्री could not achieve its economic development, यानी हमारा जो भारत है वो बहुत ही लंबे समय से अंग्रेजों के हाथ में था, जिसके कारण जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कंट्री के उसे हम अचीव नहीं कर पाए हैं। दूसरा है, द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल वाज डिस्ट्रक्टिव, दे यूज्ड टू परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड सेल ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश रूल की पॉलिसी जितनी भी होती थी वो बहुत से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती थी। वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को खरीदते थे और जितने भी ब्रिटिश गुड्स होते थे वो भारत में बेचते थे। तीसरा, ड्यू टू दिस डबल एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्रीज कुड नॉट डेवलप इन इंडिया, यानी इस डबल एक्सप्लॉयटेशन के कारण जो हमारी भारत में इंडस्ट्रीज है वो डेवलप नहीं कर पाई। चौथा, इन एडिशन टू दिस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कॉजेज एफिशिएंसीज आल्सो नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कॉजेज हैं उनको देखते हुए हमें पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। And last one है the various aspects of administrative corruption, favoritism, bribe, etc. prevailing in India have not allowed the poverty and education programs in India to be successful. यानी हमारे देश में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है, भ्रष्टाचार, जितने भी पक्षपात और जितने भी रिश्वतखोरी हो रही है वो भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है, जिसके कारण जितने भी हमारी गरीबी से रिलेटेड यानी गरीबी के प्रोग्राम्स या एजुकेशन के प्रोग्राम्स हमारे भारत में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अब हम देखेंगे मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को रिमूव करने के कुछ मेजर्स। इट इंक्लूड्स टू ऑब्जेक्टिव्स फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोसेस, यानी पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोसेस के दो ऑब्जेक्टिव्स है। पहला, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन दोनों में हम कुछ मेजर्स लाएंगे जिससे गरीबी को दूर किया जा सके। एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ में हम देखेंगे सबसे पहला है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कृषि विकास। कृषि में डेवलपमेंट लाने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि में सुधार लाकर। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, यानी जितने भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स है उनको अवेलेबल कराकर। तीसरा, इंक्रीज इन नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, यानी नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाकर। यानी सिर्फ हम एग्रीकल्चर से इनकम को जनरेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करके इनकम को जनरेट किया जा सकता है। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जैसे कैटल्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सारी चीजें आएंगी। एंड है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को प्रमोट करेंगे, फार्म क्रेडिट सिस्टम को इन्हेंस करेंगे, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करेंगे। अब हम देखेंगे एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ के सेकंड पॉइंट को, यानी बी, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लाकर। सी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी इंडस्ट्रीज को डेवलप करके। इंडस्ट्रीज को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग बेसिक इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करेंगे, उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। उसके बाद जितने भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट को। उसके बाद इंडस्ट्रियल में यानी जितने भी इंडस्ट्रीज है उनमें इनोवेशन करेंगे। डी है पॉइंट हमारा, डिक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी जितने भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है उनमें इंक्रीजमेंट लाएंगे।
ई रिडक्शन इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी जितने भी कैपिटल आउटपुट रेशियो उनमें हम कमी लाएंगे। एंड एफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। जी स्ट्रॉन्ग फाइनेंस स्ट्रक्चर, यानी फाइनेंस के जो जितने भी स्ट्रक्चर है उनको हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एच ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। आई साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस करेंगे। एंड जे पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स को हम अडॉप्ट करेंगे। मेजर्स का सेकंड पॉइंट है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसके अंतर्गत आता है ए नंबर, द पुअर पीपल शुड बी प्रोवाइडेड हायर वेजेस और द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें हम हायर वेजेस प्रोवाइड करें, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। बी द laborers getting low wages, particularly the laborers working in organized sector, should be given more salary according to the production level and provided suitable working condition, यानी जितने भी लेबर हैं जिन्हें लो वेजेस मिलता है और जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं उन्हें हमें ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए उनके प्रोडक्शन लेवल के आधार पर, और एक बेटर कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए काम करने के लिए। C. The additional land with some finance should be allotted to landless farmers and there should be upper limit of land holding, यानी इसका मतलब है कि हमें जितने भी लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको एक लैंड अलॉट करना चाहिए। डी है पॉइंट, एवरी लेबर शुड बी गिवन द गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस, यानी जितने भी लेबर हैं उन्हें हमें मिनिमम वेजेस की गारंटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ई मेजर शुड बी टेकन टू स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन लेबर्स, यानी हमें एक स्टेप लेना चाहिए जिससे जितने भी चाइल्ड और वुमेन लेबर का एक्सप्लॉइटेशन है उन्हें रोक सके हम। एफ there should be sufficient expansion of free social service in the field of education health for poor class, यानी हमें एक फ्री सोशल सर्विस को एक्सपेंड करना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ के सर्विस एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में, जिससे गरीब लोगों को मदद मिल सके। जी क्रेडिट फैसिलिटीज एट cheaper rates should be provided to the poor class so that they may create self employment opportunity, यानी क्रेडिट फैसिलिटीज को हम लोग प्रोवाइड करना चाहिए चीपर रेट पर गरीब लोगों को, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकें। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए थे, यानी कौन कौन से एफर्ट्स किए थे पॉवर्टी को सुधारने के लिए। सबसे पहला एफर्ट्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सरकार ने एफर्ट किया था इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट को इंक्रीज करने के लिए। एफर्ट्स टू मेक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड इनकम, यानी मनी एंड इनकम के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार ने एफर्ट्स किए थे। थर्ड है एफर्ट्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी जनसंख्या में कंट्रोल लाने के लिए सरकार ने एफर्ट्स किए हैं। फोर्थ है एफर्ट्स टू मेक द एसेंशियल कमोडिटीज अवेलेबल टू पुअर क्लास एट प्रॉपर प्राइस, यानी उचित मूल्य पर जितने भी गरीब लोग हैं उनको इसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करी जाए, अवेलेबल कराई जाए। पांचवा है एफर्ट्स टू गिव लैंड ओनरशिप टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय इन्फोर्सिंग लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम, यानी लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत जितने भी छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हें लैंड ओनरशिप प्रोवाइड की जाए। एंड सिक्स्थ है एफर्ट्स टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटीज बाय इंकरेजिंग रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत जितने भी रीजनल डिस्पैरिटीज है उनको कम किया जाए। सेवेंथ एफर्ट्स टू रिड्यूस द डिस्पैरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर इन द कंट्री बाय कंट्रोल ऑन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी जितनी भी अमीर और गरीब के बीच में जितनी भी डिस्पैरिटीज है उनको कम करने के लिए सरकार कंट्रोल करे सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को। एंड एट्थ efforts to reduce the labor exploitation and improve the living of standard of labor by fixing their minimum wages, यानी सरकार जो है जितने भी लेबर एक्सप्लॉइटेशन है उनको कम करे और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाए उनके मिनिमम वेजेस को फिक्स करके। Ninth, efforts to provide a security to the laborers of various sectors by adopting various acts regarding social security, यानी सरकार कुछ एफर्ट्स करे लेबर्स को जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कुछ एक्ट्स के तहत, यानी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। टेंथ efforts to make the poor class educated by expansion of education facilities, यानी जितने भी पुअर क्लास के लोग हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए एजुकेशन फैसिलिटीज के तहत। अब हम कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स को देखेंगे जिसके तहत हम पॉवर्टी और अंडर एम्प्लॉयमेंट में एलिविएशन ला सकते हैं। पहला है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, यानी आजीविका मिशन जिसे हम कहते हैं। दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। चौथा है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। पांचवा है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। छठा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एंड सेवेंथ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच।